नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं ताओ उपनिषद वॉल्यूम 1। ओशो ने क्यों बताया कि जो एक्टर होते हैं, कलाकार होते हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत ही बच्चे की तरह होती है। वो कभी भी प्रौढ़ता को नहीं पा पाते। उनका शरीर बड़ा हो जाता है पर उनका बुद्धि प्रौढ़ नहीं हो पाती है। इमैच्योर हमेशा रह जाते हैं, मैच्योरिटी कभी नहीं आ पाती है। और ऋषियों और संतों की बिल्कुल उल्टा होता है। तो आज हम इस एपिसोड में इसी को जानेंगे और इसी को पढ़ेंगे। सो विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। ओशो ने कहा कि एक कवि और एक ऋषि में ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता। एक कवि होता है ऋषि, उसे होता है उस सस्पेंस, उस रहस्य का ज्ञान। लेकिन वो जो रहस्य की जानकारी उस कवि को होती है वो अज्ञानता से आती है। और जो एक ऋषि होता है उसको उस रहस्य का ज्ञान आता है ज्ञान से। तो इसी को हम आगे पढ़ते हैं और समझते हैं कि ओशो क्या समझाना चाह रहे हैं। ओशो कहते हैं, इसलिए हम उपनिषद के ऋषियों को मात्र कवि नहीं कह सकते। यद्यपि उन जैसा काव्य कम ही पैदा होता है, और हम अपने श्रेष्ठतम कवि को भी ऋषि नहीं कह सकते, क्योंकि उनका काव्य केवल अज्ञान के काव्य है। हमारा कवि असल में ऐसा बच्चा है जो बच्चा ही रह गया, जिसका शरीर तो बढ़ता चला गया, लेकिन जिसके भीतर के सपने और बाहर की दुनिया में भेद रेखा निर्मित न हुई। बाल सुलभ है, इसलिए कवि अगर बच्चों जैसा काम करते दिखाई पड़ जाए तो बहुत हैरानी की बात नहीं है। इसलिए कवियों का व्यवहार अप्रौढ़, इमैच्योर मालूम पड़ता है, और कई बार हम समझ नहीं पाते, और इसलिए कवियों को बहुत सारा व्यवहार अनैतिक मालूम पड़ता है। ये बात तो आपने भी कई बार देखा होगा टीवी वगैरह पे। जो पोएट होते हैं वो कई बार ऐसी बातें बोलते हैं, आपको लगता है क्या ये मस्खरा की तरह बातें कर रहा है यार। सुनने में आया ना, देखा होगा आपने कि कभी कभी लगता है कि यार इतना मैच्योर्ड आदमी है, इतना उम्रदराज आदमी है, और ऐसी कभी कभी ओछी बात लग जाती है पोएट की। तो ओशो यहीं पे बोल रहे हैं कि वो जो कवि है वो शरीर से तो बड़ा हो गया है, पर उसकी बुद्धि उतनी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाती जिस लेवल पे एक ऋषि है जो जीवन के रहस्य को अलग ढंग से ज्ञान से देखता है। कवि उस ज्ञान की दृष्टि से देख नहीं पाता। अब वो आगे एग्जाम्पल देते हैं। पिकासो, एक जो पेंटर था बहुत बड़ा, पिकासो एक स्त्री को प्रेम करता है, बिल्कुल पागल है। ऐसा प्रेम कम ही लोग करते हैं जैसा पिकासो कर सकता है। लेकिन बस एक दिन प्रेम उजड़ गया और वह दूसरी स्त्री को वैसा ही प्रेम करने लगा जैसा इसको करता था। तो ओशो कह रहे हैं कि पिकासो के बारे में उन्होंने एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भाई वो एक स्त्री से बहुत ही प्रगाढ़ प्रेम करता है, लेकिन एक दिन उससे बिछड़ा हो जाता है, ब्रेकअप आ जाता है, दोनों सेपरेट हो जाते हैं, और उसके बाद पिकासो फिर दूसरी स्त्री को पकड़ लेता है और उससे भी वैसा ही प्रेम करने लगता है, उससे डीपली। चारों तरफ की दुनिया को यह अनैतिक लगेगा। डेफिनेटली हम बोलेंगे ना कि यार उससे भी इतना ही प्रेम कर रहे हो तुम, ये नई स्त्री आई तुम्हारे जीवन में, उसको भी तुम उतना ही कर रहे हो। लेकिन कुछ मामला इतना है कि पिकासो बिल्कुल बाल सुलभ है। पिकासो एक आर्टिस्ट है ना, उसी को मैंने उस कवि के परिप्रेक्ष्य में ही पिकासो को ओशो बोल रहे हैं कि वो बाल सुलभ है। बाल मतलब एक बालक की तरह है, बच्चे की तरह है। बच्चे को देखना, ध्यान देना, उससे फर्क नहीं पड़ रहा वो किसके साथ खेल रहा है, क्या कर रहा है। उसको जहां दिल लग गया उसी में वो मस्त हो जाता है, रम जाता है। जैसे एक बच्चा एक गुड़िया को प्रेम करने लग रहा है, कर रहा है तो छाती से लगाए फिर रहा है, फिर एक दिन ऊब गया तो उसने उसे टिका कर एक कोने में रख दिया। बच्चों की ये फितरत होती है, हम सभी जानते हैं। जब तक मजा आ रहा है वो बच्चे उस गुड़िया को, उस खिलौने को लेके घूमते रहता है, लेकिन सडनली उसका मन भर गया, वो छोड़ देता है। अब वह लौट कर भी नहीं देखता। बच्चे को हम अनैतिक नहीं कहेंगे क्योंकि हम मानकर चलते हैं कि वो बच्चा है। यहाँ पे ओशो किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक हमें ले जाना चाहते हैं। एक बात याद रखना, वो पॉइंट क्या है वो अभी आएगा मोस्ट प्रोबेबली। बार बार यहाँ बच्चे का, पिकासो का एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं ओशो बस बताना चाह रहे हैं कि देखो कहाँ पे वो बच्चा भी वही एक्टिविटी कर रहा है, पर हम उसे अनैतिक नहीं कहते। क्यों? हम ये मान के चलते हैं कि चलो बच्चा है यार, इससे बच्चा तो ऐसे ही करते हैं ना, बच्चे की बुद्धि ऐसी होती है। पिकासो को हम अनैतिक कहेंगे कि कैसा प्रेम है, यह धोखा है। बच्चे को हम नहीं बोल रहे अनैतिक कि भाई तुम अभी इस खिलौने से इतना प्रेम कर रहे थे, अचानक से तुमने उसको लात मार के कोने में फेंक दिया। पर पिकासो को हम अनैतिक बोलेंगे क्योंकि बोलेंगे भाई कैसा प्रेम है तुम्हारा, कल तक तुम किसी और स्त्री के लिए पागल थे, आज किसी और औरत के लिए पागल हो चुके हो, ये कौन सा प्रेम है।
यद्यपि पिकासो धोखा नहीं दिया, बोल रहे हैं कि ओशो पिकासो ने कोई धोखा नहीं दे रहा था। जब उसने प्रेम किया वो उतना ही किया जैसे बच्चा गुड़िया को छाती से लगाकर चलता है, रातों भर छोड़ता नहीं है। इतना ही प्रेम किया कि सघन प्रेम किया, लेकिन जब चला गया तो चला गया। वह बच्चे जैसा हट गया, अब वह किसी दूसरे को कर रहा है, अनैतिक लगेगा। तो ओशो बोल रहे हैं कि पिकासो उस बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है जो एक खिलौने से जब मन भर गया उसने उसको छोड़ दिया और उसने दूसरे खिलौने को पकड़ लिया। बच्चे के परिप्रेक्ष्य में वो अनैतिक नहीं दिखता, लेकिन पिकासो का जो व्यवहार है वो समाज को अनैतिक दिखेगा। लेकिन पिकासो सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे की तरह भी व्यवहार कर रहा है, उसमें वो प्रौढ़ता नहीं आई है बुद्धि में। तो ओशो कहते हैं कि केवल सच पूछा जाए तो कवि, चित्रकार, संगीतज्ञ, उनके भीतर जो अनैतिकता हमें दिखाई पड़ती है उसका मूल कारण कुल इतना ही होता है कि उनका शरीर तो प्रौढ़ हो गया लेकिन उनका बचपना नहीं गया होता। ये जो पंक्ति है इसको तो आप हमारे डेली लाइफ में आप फिल्म स्टार्स और ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं, उनसे कंपेयर कर सकते हैं कि उनके लाइफ हम पढ़ते देखते हैं ना कि आज इस लड़की के साथ, कल उसके साथ, आज इससे ब्रेकअप हो गया, कल उससे शादी कर लिया। हमें लगता है ना कि यार कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं यार, ये इतना ईजी है क्या किसी को भी तलाक दे देना, किसी को छोड़ देना, किसी से ब्रेकअप कर लेना और फिर महीने 1.5 महीने बाद किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाना। आपने भी देखा ही होगा ये चीज़ें। हमें लगता है ना कि हाउ इट इज़ पॉसिबल। और देखो फिल्म इंडस्ट्री मतलब ऑलमोस्ट वही आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, उसी कैटेगरी के लोग। तो ओशो बोल रहे हैं कि दिक्कत यह है कि उनका केवल शरीर बढ़ा है, उनकी बुद्धि में वो प्रौढ़ता नहीं आई, वो मैच्योरिटी नहीं आई। वो अभी भी लोगों को उस खिलौने के नज़र से देखते हैं कि जब तक इससे मन लगा है हम यूज़ करेंगे और जिस दिन मन भर जाएगा हट जाएंगे, कोई और खिलौना उठा लेंगे। यही होता है। तो ओशो उसी को बिल्कुल सटीक बोला है उन्होंने। भले ही शायद उस समय बॉलीवुड में जैसा चीज़ उतना नहीं होगा जब ओशो ये बात बोल रहे थे, पर ओशो का विजडम ये है कि उन्होंने बात सही बोली है। हम आज देख के वेरीफाई कर सकते हैं। भीतर गहरे में वो बच्चे जैसा रह जाते हैं, इसलिए वे काव्य लिख पाते हैं, लेकिन इसलिए वे जीवन में उपद्रव हो जाते हैं। इसलिए वे सुंदर चित्र बना पाते हैं, लेकिन जीवन उनका कुरूप हो जाता है। इसलिए वे गीत अच्छा गा पाते हैं, लेकिन जीवन के संबंध में उन जैसा अनगढ़ कोई नहीं होता। तो ओशो बोल रहे हैं कि ये सारे लोग बच्चे जैसे होते हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना कि खूबसूरती देखते हैं हर जगह, क्रिएटिविटी रहता है उनके पास, तो वो चीज़ तो उनके पास रह जाती है, लेकिन जीवन की खूबसूरती वो खो बैठते हैं। वो उसमें वो मैच्योरिटी, वो गंभीरता लेके नहीं आ पाते। और उनकी पेंटिंग सुंदर हो सकती है पर उनकी ज़िंदगी बहुत कुरूप होती है। वैसे बाय द वे पिकासो का यहाँ पे एग्जाम्पल जो ओशो ने लिया, पिकासो का एक सीरीज़ भी है, एक जीनियस सीरीज़ नाम से आया था जिस पर एल्बर्ट आइंस्टाइन, आप इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं, उसमें पिकासो भी था। 8-9 एपिसोड का होगा ये, मैंने देखा है। और लिटरली आपको फील होगा कि वो इंसान भले कितना बड़ा भी आर्टिस्ट हो, आपको वो सीरीज़ देख के थोड़ा बहुत एहसास होगा कि ज़िंदगी उसका एकदम मेस्ड अप है, कि यार ये उभर ही नहीं पा रहा औरतों के चुंगल से, एक रिलेशनशिप में वो कभी भी स्टेबिलिटी नहीं पा रहा है। आपको मालूम पड़ेगा कि ज़िंदगी कितनी खोखली होती है इनकी। ओशो कहते हैं ऋषि बहुत और बात है। कवि और ऋषि का जो कंपैरिजन चल रहा है, तो अब कवि के बारे में, कवि मतलब आर्टिस्ट के एस्पेक्ट में उन्होंने कहा, अब बोल रहे हैं कि ऋषि बहुत अलग बात है। वह फिर से पाया गया बचपना है, चाइल्डहुड रिगेन्ड। मतलब ओशो कहते हैं कि जो संत है, जो ऋषि है, मुनि जो है, उसने एक बार बचपना जिया, फिर वो प्रौढ़ भी हुआ और उसके बाद वो उस प्रौढ़ता को त्यागता है और वापस फिर से बचपना में आता है। पर ये बचपना अलग बचपना है। वो पहले वाला बचपना जो गॉड गिफ्टेड है उसकी बात नहीं हो रही है। इस बार जो आप बचपन बने, फॉर एग्जाम्पल आपने बचपना जिया, अभी आप जिस भी अवस्था में होंगे, प्रौढ़ होंगे, यंग होंगे, उम्र ज़्यादा हो गया होगा, जो जिस भी अवस्था में आप, सडनली आपको मौका दिया जाए कि भाई आप इसी मेमोरी को रखो और आपको फिर से बच्चा बना दिया जाए, तो डेफिनेटली इस बार आप बच्चा बनेंगे ना, आपका बिहेवियर वगैरह हर चीज़ डिफरेंट होगा। आप पहली बार जिस तरह बचपन में बिहेव कर रहे थे, बर्ताव कर रहे थे, वो बर्ताव सेम नहीं होगा। वही बात ओशो कहते हैं कि ये जो बचपना पाया है ऋषि ने फिर से, यह चाइल्डहुड रिगेन्ड है, फिर से पाया हुआ बचपना है। बचपन नहीं है वो, यह समस्त प्रौढ़ता और समस्त ज्ञान के बाद पाई गई फिर से सरलता है, फिर से इनोसेंस है, फिर से वही निर्दोष भाव।
जैसे मैंने एक जो करोली मल, जो नीम करोली बाबा हैं, आपने भी नाम सुना ही होगा, उनके कुछ कुछ फुटेज मैंने देखे हैं बिहेव करते हुए। एकदम उम्र हुआ है पर उनका बिहेवियर ऐसा लगेगा बच्चे की तरह खेल रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस जी, इनके बारे में मैंने सुना है कि आपको लगेगा कि कोई बच्चा है क्या यार, ये इनका बिहेवियर कैसा है। तो ये इसी बचपना की बात कर रहे हैं। यह बचपना मतलब मूर्खता वाली बचपना की बात नहीं होती है। यहाँ बात हो रही है कि सरलता की, जो बचपन में एक सरलता होती है हमारे अंदर, सौम्यता होती है, एक इनोसेंस होता है, उसकी बात हो रही है। लेकिन ये जो इनोसेंस है ये आफ्टर एक्सपीरियंस, आफ्टर नॉलेज, आफ्टर एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग, उसके बाद ये आई हुई होती है। इसलिए संत में भी बच्चों जैसा भाव दिखाई पड़ जाता है, लेकिन संत में कवि जैसी अनैतिकता नहीं दिखाई पड़ती। संत में बच्चे जैसी सरलता है, निर्दोषता है, लेकिन वो कवि जैसी उच्छन्न खलता नहीं दिखाई पड़ती। कैरेक्टरलेसनेस नहीं होता उनमें। उसकी निर्दोषता में, उसकी परम स्वतंत्रता में भी एक व्यवस्था और एक नियम और एक अनुशासन होता है। किसकी? संत की। मतलब ओशो बोल रहे हैं कि एक जो कवि और आर्टिस्ट जो थे वो भी बच्चे की तरह ही है और एक संत भी बच्चे की तरह है। लेकिन जो कवि और आर्टिस्ट वाला जो बचपना है वो कभी प्रौढ़ हुआ ही नहीं, वो बचपना में ही ठहर गया, भले ही शरीर बढ़ गया। और अरे आप जितने भी एक्टर लोग को देखो, आप टीवी वगैरह पर देखते होगे, आपको मालूम पड़ेगा उनका बिहेवियर, आपको लगता है ना कितना हल्का पर्सनैलिटी है उनका। मैं तो नोटिस करता हूं मैं कि उसमें कोई ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटास नहीं है उनके पर्सनैलिटी में, उनके वक्तव्य में, उनके बातों में। बहुत कम ही आर्टिस्ट मुझे दिखे हैं जो वास्तव में लगता है कि इनके पास वो ग्रेविटास है। बाकी ये बहुत ही ओछे कैरेक्टर के लगते हैं। और वही ओशो बोल रहे हैं यहाँ पे, जो संत होते हैं, जो ऋषि होते हैं, उनकी जो बचपना होता है वो प्रौढ़ता के बाद आया हुआ फिर से द रिगेन्ड चाइल्डहुड है। इसमें सौम्यता है पर वो कैरेक्टरलेसनेस नहीं है, वो उदंडता नहीं है। उनकी स्वच्छंदता में भी एक अनुशासन है, आत्म अनुशासन है। उनसे सारे बच्चे जैसे व्यवहार के भीतर में परम अनुभव की धारा होगी। उसके सारे बच्चे जैसे व्यवहार जो भी उनको बिहेव कर रहे हैं उसके भीतर भी परम अनुभव की धारा होगी। और फिर भी वह ज्ञान और अनुभव के बाहर गया, फिर वह ज्ञान से ऊपर उठ गया। तो बोल रहे हैं कि वो इंसान एक बचपन में जो पैदा हुआ वो बचपना था, उसके बाद वो प्रौढ़ता लिया, उसने ज्ञान लिया और ज्ञान को परे करके जब ज्ञान की सीमा को क्रॉस कर गया वो फिर से बचपना जैसे इनोसेंस में आ गया, फिर से उस अज्ञानता में आ गया। लेकिन ये अज्ञानता शुरुआती अज्ञानता जैसी नहीं है। ये अज्ञानता वो है जो ज्ञान पाने के बाद ज्ञान को त्याग दिया गया और लास्ट में हमारे पास कुछ भी नहीं है। यूं तो हम ज्ञानी हैं, हमने समाज का ज्ञान लिया है, पर वो व्यक्ति जान जाता है कि जो भी ज्ञान लिया सब व्यर्थ है। ये ऐसी स्थिति है कि यू नो दैट समथिंग एग्जिस्ट बट यू डोंट नो व्हाट इज इट। उस स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो लाओ त्से कहते हैं, रहस्य कहते हैं हम इसी को रहस्य कहते हैं कि आपको पता है कुछ है पर क्या है आई डोंट नो। और इस रहस्य की अगर सघनता बढ़ जाए तो वह जीवन का जो सूक्ष्म राज है, वह जो चमत्कारपूर्ण जीवन का द्वार है, वह खुलता है। और यहीं से, इस रहस्य से ही जिस सत्य को हम पाना चाहते हैं उसकी शुरुआत होती है। तो एक बात समझना दोस्त, यहाँ पे बार बार जो बातें हो रही है ना कि अज्ञानता के परे, एक बात समझो, मैंने बहुत लोग को देखा है जो अच्छे खासे ज्ञानी हैं, दे आर वेरी नॉलेजेबल, बट स्टिल वो लाइफ में बहुत डिस्टर्ब्ड है। शायद वो स्थिति उन्होंने वो पाई नहीं कि वो अज्ञानता के परे, जो ज्ञान के परे जो एक अज्ञानता है, इनोसेंस वाली, सरेंडर भाव वाली, कि ठीक है मैंने प्रकृति में बहुत चीज़ जाना सीखा, अब मैं त्यागता हूँ हर चीज़, अब मैं ये मानता हूँ कि जो वो सत्य है, द अल्टीमेट ट्रूथ, उसके सामने जो भी मैं जाना, उसके परिप्रेक्ष्य में, उसके कंपैरिजन में सब कुछ तुच्छ है या फिर नगण्य है, मैंने इट डजंट मैटर, वो वाली बात। उस समय आप हम्बल बनते हैं रियल सेंस में, और शायद उस समय ही ये प्रकृति, वो सत्य आपका आलिंगन करती है, आपको गले लगाती है। तो ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। ओशो कह रहे हैं सघन होगा तब जब अहंकार होगा विरल। तो ओशो यही कह रहे हैं कि जिस समय तुम्हारा अहंकार डाइल्यूट होना शुरू होगा, उसी समय ये जो फीलिंग है सत्य के प्रति, जो कनेक्शन है, वो प्रगाढ़ होना शुरू होता है। यह
प्रोपोर्शनेट होगा सदा। जितना ज़्यादा तुम प्रोपोर्शनेट मतलब क्या, रेशियो बिल्कुल रहेगा। जैसे ही तुम अहंकार छोड़ोगे तुम्हारा कनेक्शन उससे बढ़ते जाएगा। इसे हम ऐसा मान सकते हैं 100% अहंकार तो 0% रहस्य का भाव, 90% अहंकार तो 10% रहस्य का भाव, 10% अहंकार तो 90% रहस्य का भाव, 0% अहंकार तो 100% रहस्य का भाव। या बिल्कुल यह शक्ति एक ही है। जो अहंकार में पड़ती है वही शक्ति है जो रहस्य में पड़ती है। तो ओशो यहाँ पे एक बात बोलना चाह रहे हैं कि जितना तुम इन्वेस्ट किए हुए अपने आप को अपने अहंकार में जीने में, उतना ही तुम उस सत्य से, उस मिस्ट्री से दूर होते चले जाते हो। और जैसे ही तुमने उस अहंकार को डाइल्यूट किया, तुम उस मिस्ट्री से, उस सत्य से मिलना शुरू कर देते हो। और ओशो एक बात बोल रहे हैं कि जो एनर्जी उस अहंकार को बूस्ट करता है, वही एनर्जी आपका उस सत्य से, उस मिस्ट्री से आपको मिलाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने अहंकार से उस शक्ति को दूर कर दिया, अब अपने व्यर्थ में उस शक्ति को बर्बाद करने, ऑन दैट प्राइड, उस अहंकार पे जो आप बर्बाद कर रहे हो, जैसे ही आपने उसको रोका, आप मिस्ट्री की तरफ मूव करना शुरू करते हो उस शक्ति के सहारे। वो शक्ति आपको उस मिस्ट्री की तरफ, उस रहस्य की तरफ ले चलती है। इसलिए अहंकार जितना मुक्त होगा, उस शक्ति को छोड़ेगा, उतना ही वह शक्ति रहस्य में प्रवेश कर जाएगी। और इस तरह से अहंकार और वो जीवन की सच्चाई, द मिस्ट्री, आपस में कनेक्टेड है। एक को कम करो दूसरा बढ़ेगा, दूसरे को कम करो पहला बढ़ेगा। सो इसी के साथ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, पीस।